हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 का एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ। आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अध्याय 2 का है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा यहाँ पर यात्रा होना चाहिए यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये तुषार मन ही मन सोच रहा था। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, वो आखेटक क्यों कहा जाता है? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर जब उस समय लोग भोजन का इंतजाम करते थे, जिस विधि के कारण, उसी के कारण उसे आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं या जाना जाता है या पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक का मतलब ही होता है शिकार, जो हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। देखिए, ऐसा करने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर, देखिए पहला कारण क्या है, हम इसे हेडलाइन करते हुए जाएंगे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है, अगर लोग एक जगह पर ही रहेंगे तो वहाँ पर भोजन हो या पौधे हो या फल हो या जानवर हो, उसको खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरी बात देखते हैं क्या है। दूसरा कारण यह है कि, देखिए दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। बात यह है कि अगर जानवर जैसे मवेशी हो गया, ये हिरन हो गया, जो अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, उसी तरह जानवर के साथ साथ आदमी भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे, क्योंकि जानवर को अपना चारा ढूंढना था और आदमी को अपना शिकार ढूंढना था। बस यही बात है। जानवर अपना चारा ढूंढने के लिए जाते थे और जहाँ आदमी अपने शिकार ढूंढने के लिए जाते थे, इसीलिए उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण देखते क्या है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। देखिए, तीसरा कारण क्या है। अलग अलग समय पर अलग अलग फल फूल पेड़ों में आते होंगे, इसलिए उनकी तलाश में लोग एक मौसम से दूसरे मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। देखिए, और चौथा कारण क्या है। चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता।
कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। बात यह कि हम लोग जानते हैं पानी के जैसे पानी झील और झरना तथा नदियों में ही मिलता है। पानी हर जगह नहीं मिलता, जहाँ पर झरना है, जहाँ पर झील है, जहाँ पर नदी है, वहीं पर ना पानी मिलेंगे। इसीलिए लोग वहीं पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर झील हो, झरना हो, नदी हो। यद्यपि हर समय या हर मौसम में सभी झील या नदी में पानी नहीं रहता था, कभी कभार तो सूख भी जाता था। इसके कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह भी जाया करते थे। देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखिरकार खाद्य संग्रह क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखिए, आखिरकार खाद्य संग्रह क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों का औजार आज भी बचे हैं। देखिए, पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण, वे लोग अपने खाद्य संग्रह के लिए क्या करते थे। वे लोग अपने पत्थर और हड्डियों के औजार बनाए, जिनसे पुरातत्वविदों को जो पत्थर के औजार मिले हैं, वे लोग क्या बोलते हैं, पत्थर के या लकड़ी के हो या हड्डियों के जो औजार बनाए हैं, उनमें से पत्थरों का औजार भी आज भी बचे हैं। कहने का मतलब यह है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिला है, जो पुरातत्वविदों को ऐसा वस्तु मिला है जिनका उपयोग लोग अपने भोजन को काटने, फल फूल काटने या हड्डियां और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ के साथ ऐसा भी होता था, जैसे कुछ लकड़ी हो या हड्डी हो या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर उनको भाला या बाण के रूप में इस्तेमाल करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग, देखिए पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में क्या है, देखिए बाएं साइड में क्या है, पत्थर का औजार है। देखिए, ये औजार से इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। फिर दाहिना साइड में है, जानवरों की खाल को बने, जानवर का खाल होता था उनसे वस्त्र बनाने का काम करते थे, जिसको जो पत्थर होते थे उनसे सिलने का काम करते थे। देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना, लोग तो हर समय इधर उधर घूम फिर तो नहीं सकेंगे, उसके लिए रहने का भी तो एक जगह होना चाहिए। इसीलिए लाल त्रिकोण वाले स्थानों में, देखिए यहाँ पर एक मानचित्र तो दिया हुआ है। यहाँ पर जो लाल त्रिकोण वाला जगह है, यहाँ पर लोग रहने के लिए आरंभ किया था। देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मैं इसको, जैसे भीमबेटका है, कुरनूल हो गया, आपका हुसगी हो गया, फिर इधर ये सब क्या है, पुरापाषाणिक पुरास्थल है। ये जो स्थल है पुरापाषाणिक पुरास्थल है। ये ब्लू कलर का है, ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। ये ग्रीन कलर का है, ये महापाषाणिक पुरास्थल है। ये जो स्टार जैसा दिख रहा है, ये आधुनिक नगर है। और इस ब्लू कलर का जैसे चतुर्भुज आकार का दिख रहा है, ये आपका आरंभिक गांव है। देखिए, बुर्ज होम, ऊपर में बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के पास, मेहरगढ़ आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी है इसके सामने, ताप्ती नदी मुंबई, गोदावरी नदी, इनाम गांव में देखिए आरंभिक गांव बसा था। कृष्णा नदी इधर है। हल्तूर हो गया, जहाँ पर नवपाषाणिक पुरास्थल मिलते हैं। पेयमपल्ली में क्या भी मिलता है, नवपाषाणिक पुरास्थल मिलते हैं। ये पुरापाषाणिक काल में, जैसे कुरनूल गुफाएं, हुसगी, ये सब पुरापाषाणिक काल है। जैसे ये है चिरांद हो गया, दार्जिलिंग हो गया, कोल्डिवा हो गया, महागढ़ा हो गया, ये सब आपका नवपाषाणिक पुरास्थल है। इधर नीचे में तमिलनाडु के सामने आदिचन्नूर, तमिलनाडु में है आदिचन्नूर, देखिए महापाषाणिक पुरास्थल है।
और स्टार वाला देखिए कहाँ है, मुंबई है। आधुनिक नगर, ये तो जानते हैं सब लोग, आधुनिक नगर है कोलकाता, ये सब सभी लोग जानते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए मानचित्र में जो गिने चुने जगह है उनका ही चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल ऐसा भी है जो झीलों और नदियों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए भीमबेटका, आधुनिक भीम, मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। देखिए इस पुरास्थल पर क्या मिली है, गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। लोग घर में क्यों रहते हैं, ताकि हमें बारिश से बचे, धूप से बचे, हवा से बचे, इन सब कारणों से बचने के लिए लोग घर में रहते। उसी तरह उस टाइम पे लोगों को घरों के बारे में पता नहीं थे, तो लोग गुफाओं में रहा करते थे। इसलिए ये भीमबेटका, आधुनिक अभी इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, उस समय भीमबेटका के नाम से जाने जाते थे। वहाँ पर पुरास्थल गुफाएं मिली है, जहाँ पर कंदराएं मिली है, गुफाएं व कंदराएं भी मिली है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ये गुफाएं कहाँ है, नर्मदा घाटी के पास है। ये गुफाएं कहाँ है, नर्मदा घाटी के पास है। फ्रेंड्स, जहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगी वहाँ पर मैं दोहराते रहूँगी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। चूँकि आपको सुनकर पढ़ना है ना, इसलिए आपको बार बार कोई वर्ड बार 2 बार 3 बार रिपीट होने से आपका दिमाग में बैठ जाएगा। इसे पढ़ने का आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। देखिए चित्र दीवार, शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है। जो शैल चित्र दिया हुआ है इसमें से हमको क्या पता चलता है। देखिए ये जो चित्र है, इस आदमी से हमको क्या पता चलता है, जरा गौर से देखिए तो। ये एक आदमी दिख रहा है, एक जानवर दिख रहा है, ये इसके पीछे भाग रहा है, जानवर भाग रहा है, इसके पीछे भाग रहा है। मतलब आखेटक समय का है, यानी पूरा पाषाणिक काल का है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर चित्र मिला हुआ है। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। देखिए इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण हमें मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, जिसमें जो चित्रण किया गया है, जिसमें जंगली जानवर है उसका बहुत सुंदर से चित्रण किया गया है, सजीव चित्रण किया गया, एकदम लगता है कि सजीव है। देखिए पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं। देखिए पुरास्थल किसे कहते हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें, जहाँ पर औजार हो गया, बर्तन हो गया, इमारत हो गया, जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर हमें औजार मिलता है, बर्तन मिलता है, इमारत मिलता है, उसको पुरास्थल कहते हैं। पुरास्थल मतलब उस जगह को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ना, अवशेष जो बचा हुआ भाग है वो मिलता है। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। और बाद में उन्हें वही छोड़ गए थे। देखिए बाद में उन्हें वही छोड़ गए थे। ये जमीन के अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाया जाता है। देखिए ये जमीन का अंदर भी है और कभी कभार समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हमको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। देखिए इस पुरास्थल के बारे में और गौर से हमें अगले अध्याय में पता चलेगा, ठीक है। आग की खोज कब हुआ था, हमें इतिहास पढ़ते पढ़ते हमें ये भी सोच में आ जाता है कि कल्पना करने में आ जाता है कि आग का खोज कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसका भी तो कारण हो सकता है। देखिए मानचित्र 2 में दिया हुआ है, बाद में देखेंगे मानचित्र, पहले पढ़ लेते। कुरनूल गुफा ढूंढना है, पृष्ठ 12 में दिया हुआ है। यहाँ राख के अवशेष मिला है। देखिए राख का अवशेष कहाँ मिला, कुरनूल गुफा में। राख का अवशेष कहाँ मिला है हमें, कुरनूल गुफा में। फ्रेंड्स राख का अवशेष कहाँ मिला है, कुरनूल गुफा में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। देखिए जो आग का प्रयोग किस लिए किया गया था, तो आग का प्रयोग हमें प्रकाश के लिए भी किया गया होगा, मांस भूनने के लिए भी किया गया होगा,
जानवर या खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए भी किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए। देखिए, नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। देखिए, हम लोग अभी जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरास्थल काल कहते हैं। जो आरंभिक काल है उनको पुरास्थल काल कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम, देखिए मैं इसको कलर करते हुए, पुरातत्वविदों ने उनको बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरास्थल कहते हैं। जो आरंभिक काल है उसको क्या कहते हैं, पुरापाषाण कहते हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं, उसको पुरापाषाण कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये जो पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, जो पुरापाषाण काल है 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कब से माना जाता है, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण, जैसे मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण। और मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जैसे आरंभिक हो गया, मध्य हो गया और उत्तर पुरापाषाण हो गया। जैसे आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ से, जैसे मैं थोड़ा लिख भी लेती हूँ, आरंभिक हो गया, आपका मध्य हो गया और क्या, उत्तर पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण हो गया। जिस काल में हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, मानव इतिहास के लगभग 99%, इसको मैं क्लियर नहीं की थी। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। अगर बात करें मानव इतिहास की, तो मानव इतिहास लगभग 99% कहानी आरंभिक काल के दौरान ही घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिससे हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहेंगे। इसका लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक जो है, उस काल के समय पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। जो इन औजार में हड्डियां या लकड़ियों के जो मुट्ठे लगे होते थे, वो आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। जो पुरापाषाण युग वाले औजार थे उनको भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। देखिए, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से शुरू होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है।
इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अगले अध्याय में। देखिए इसमें कुछ स्थान के नाम दिए गए हैं, तो अगले अध्याय में हमें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। देखिए बदलती जलवायु। बदलती जलवायु में देखते क्या है। लगभग 12,000 साल पहले, इधर में कुछ छूटा तो नहीं ना, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। देखिए जब भूमि में बदलाव हुआ, जलवायु में बड़ा बदलाव आया, तो उस समय गर्मी बढ़ने लगी। जब गर्मी बढ़ने लगी तो फिर बारिश भी शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान शुरू हो गए या मैदान बनने लगे, जिसके कारण हिरन, बारहसिंगा, जिसके कारण अगर घास जहाँ पर होंगे तो बारहसिंगा, हिरन, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अगर घास मिलेगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जानवर भी फैलेंगे, जानवर भी होंगे। तो उसमें से हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग उन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। देखिए जो लोग ऐसे जानवर का शिकार करते थे जो घास खाकर जिंदा रहते थे, वे भी उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। देखिए इसमें हेडलाइन करते आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया और तब लोग उन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। कैसे जानवरों को इनके खाने पीने, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियाँ हासिल करने लगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए तखेती और पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खूब पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो वो क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा क्या करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। देखिए आगे पढ़ते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। देखिए लोग जो भोजन उगाने और जानवरों की देखभाल जो करने को जो प्रक्रिया थी, तो उसको क्या कहने लगे, घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया।
अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी जगह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवर का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। देखिए, मिसाल के तौर पर जो जंगली जानवर होते थे, जो पालतू जानवर होते थे, तो उन दोनों में अंतर क्या था? जो जंगली जानवर होते थे तो उनके दांत बड़े होते थे, लेकिन पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। इन दांतों आज भी वैसे ही है। इन दांतों को देखिए इसमें यहाँ पर दांत दिया हुआ, ये जंगली, एक साइड में जंगली जानवर का है। देखिए, मैं इसको कलर करती हूँ। ये जो है पालतू जानवर का है, ये क्या है? जंगली जानवर का। ये जंगली जानवर का है, ये पालतू जानवर का है। ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन फसलों में क्या आता है? गेहूं तथा जौ सबसे प्राचीन फसलों में आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। देखिए, पूछ सकता है स्टेट में कि सबसे पहले कौन सा जानवर आए थे? तो पालतू कुत्ते और इसके बाद भेड़ बकरी। सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू बनाया था? तो कुत्ता को, इसके बाद भेड़ बकरी को। देखिए, अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। ये अनाज का उपयोग किस किस के रूप में होता था? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। एक नवीन जीवन शैली क्या है? देखिए, एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो। देखिए, हम क्रियाकलाप करेंगे तो हम किसी पौधे के बीज को बो कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जो कटाई होता था, इसके बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। आज भी ऐसा ही होता होगा, आज भी ऐसा ही होता है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो इसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकती है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलती है। देखिए, जानवर से हमें बहुत सारा फायदा होता है। एक तो दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, भोजन भी मिलता है। जैसे दूध, गाय को हम पालेंगे तो उनसे दूध मिलेगा, जैसे बकरी को पालेंगे तो उनसे मांस मिलेगा, भेड़ बकरी को पालने से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए, ये कल्पना करने के लिए भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है, आज जानवर का उपयोग कैसे किया जाता है, किस लिए होता है, तो ये आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 में दिया हुआ है। क्या हमें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती
कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर एक बार दोहरा लेती हूँ। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है, जो नीले रंग का बिंदु है उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पे? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाएगा। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक लोग हैं जो पुरातत्वविद या वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। इनमें से सबसे रोचक बात यह है कि जो जला हुआ अनाज के दाने हैं, ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। देखिए, वैज्ञानिक लोग हैं जो विभिन्न जानवर की हड्डियां हैं उन सब की पहचान भी कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर क्या है? देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। पुरातत्वविद लोग जो हैं उनको पुरास्थल में कुछ झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। वर्तमान कहाँ है? कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। लोग कहाँ बनाते थे? गड्ढे के नीचे। कहाँ बनाते थे लोग घर? गड्ढे के नीचे। और कहाँ पर है? वर्तमान कश्मीर बुर्ज होम में, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गड्ढे में घर बनाए जाते थे, इसलिए गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनमें क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आग जलाने की जगह भी है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। ऐसे कई जगह भी हैं जहाँ पुरापाषाण युग से उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। जैसे ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर पुरापाषाण युग के उपकरण से भी भिन्न है, और नवपाषाण युग का, जहाँ पर पुरापाषाण युग के उपकरण से भिन्न है उसको क्या कहेंगे? और नवपाषाण युग का माना गया है। तो इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना यानी और अधिक धार करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मतलब और अच्छा बनाने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। औखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी औखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार किससे बनाए जाते थे? हड्डियों से भी बनाए जाते थे। पत्थर से बनाते थे तो फिर औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए औजार है किस तरह का। ये नवपाषाण युग की उपकरण, ये सब कहाँ का है? नवपाषाण युग की कुछ उपकरण है, नवपाषाण युग का है। नवपाषाण युग के उपरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। यहाँ पर फोर्ट बनाया भी जाता है। सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसा अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। देखिए, जो कपड़े बुनने के लिए कपास जैसे पौधे उगाए भी जाते थे। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर सोचें क्या एक ही बार में सभी जगह परिवर्तन आ गए होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक तरफ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, और अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देखिए यहाँ पर जो बर्तन दिया हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा? देखिए, कल्पना करने के लिए ये बर्तन दिया हुआ है, कहाँ पर इसका लिखा हुआ है?
सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र 12 में दिया हुआ है। मेहरगढ़ ढूंढना है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के देखिए ये मेहरगढ़ है। हाँ मेहरगढ़ के घर का चित्र, ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। बोलन दर्रे के पास देखिए, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते थे। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ उगाना आरंभ किया था और भेड़ बकरी पालना भी यहीं पर सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, देखिए प्रत्येक घर में 4। हाँ बेटा, देखिए किस तरह का घर बना हुआ है, 4 घर से उससे ज़्यादा भी कमरा। देखिए ये मेहरगढ़ का है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः फिर मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक की खाने के लिए रखा गया होगा। ये ऐसी उस समय से लोगों की धारणा थी। देखिए कैसे एक आदमी है, यहाँ पर जानवर भी रखा गया है इस चित्र में। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। क्या हम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं? देखिए बकरी का कंकाल भी है, ये बकरी हो गया। देखिए ये मेहरगढ़ का चित्र है। जो ये मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। आज जिस घर में रहते हैं उसके साथ इस घर की क्या समानता है, कल्पना करना है, सोचना है। फ्रेंड्स ये अध्याय 2 ख़त्म हुआ और इसी तरह से मैं लास्ट और वीडियो बनाते हुए इसी तरह रीड करते हुए मैं पूरा करूँगी। आई होप, मेरी आशा है कि आप लोग को बहुत मदद मिलता होगा और आप ध्यान से अगर इसको सुनेंगे तो आपका NCERT कवर हो जाएगा और आपको सीटेट में काफ़ी हेल्प भी मिल सकती है। थैंक यू।